हेलो DLG familie ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे prepositions और ये कि किस तरह से इनको डिफरेंट केसेस में यूज़ किया जाता है। So, los geht's। इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि prepositions important क्यों हैं, किस तरह से उनको आकुजाटिव केस में, दाटिव और गेनेटिव केस में यूज़ किया जाता है और एंड में आपके लिए कुछ फाइनल रिमार्क्स होंगे। जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले वर्ब्स और नाउन्स याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रेपोजिशंस हैं वो इन दोनों के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं याद करने, और उनका यूज़ हमें जब आ जाएगा तो हमारी लैंग्वेज उसके साथ इम्प्रूव हो जाती है। डिफरेंट वर्ड्स को हम यूज़ करके सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और वो अपना पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एक वर्ड के सेंटेंसेस भी होते हैं, कम, आओ, मख, करो, इस, खाओ। यहाँ पर हमने ये जो तीनों एग्जाम्पल्स देखी हैं ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस हैं और जस्ट वर्ब से मिलकर बने हैं और इनको इम्पेरेटिव्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम सिंपल कहें मach auf, खोलो, aber was, क्या, mach das Fenster auf, खिड़की को खोलो। इस बात को करने के लिए हमें वर्ब के साथ साथ एक नाउन भी चाहिए था कंप्लीट सेंटेंस कहने के लिए। sich setzen एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिसका मतलब है टू सीट वन सेल्फ, बैठ जाना, तशरीफ रखना, और सोफ़ा अगर हो तो इन दोनों को हम किस तरह से मिलाकर एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इनको मिलाकर यूज़ करने के लिए हमें एक प्रपोजिशन चाहिए होगा, क्योंकि प्रपोजिशंस क्या करते हैं लैंग्वेज में, वो एक वर्ब को एक नाउन के साथ मिलाते हैं और नाउन्स से पहले यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि टाइम, प्लेस, लोकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें प्रपोजिशंस ही बताते हैं। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, Setz dich auf das Sofa, सोफे पर बैठ जाओ। अब जब हम ये देखते हैं तो फिर जैसे कि हमें पता है जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंट केसेस होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि क्या ऑफ के बाद आकुजाटिव केस यूज़ होगा या क्या डाटिव केस यूज़ होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंट प्रपोजिशंस डिफरेंट केसेस फॉलो करते हैं और उनको हमें उनके हिसाब से याद करना होता है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑफ है और ये जो आउफ है, इन दोनों को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ये देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो आउफ माखन वाला आउफ यहाँ पर यूज़ हुआ है ये एक प्रपोजिशन नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में ट्रेनबागे और उन ट्रेनबागे व्यापन होते हैं जो कि अपने शुरू में प्रीफिक्सेस लेते हैं, और वो कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जो कि प्रपोजिशन से मिलते होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स नहीं होते, तो उनको एज अ वर्ब हमने याद करना होता है। लेकिन ये जो प्रपोजिशंस हैं इनको हमने डिफरेंट केसेस के हिसाब से याद करना होता है और इनके मीनिंग्स हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करने लगे हैं। अब हम प्रपोजिशनन मिट आकुजाटिव डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये बात बताती चलूँ कि हम डिफरेंट प्रपोजिशंस तो डिस्कस करेंगे ही और उनको देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस में उनको हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट है फ्यूआ। फ्यूआ बिल्कुल इंग्लिश का फॉर है जिसका मतलब है कि ये किसी पर्पस और डेस्टिनेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी के लिए अगर आपने कुछ करना है तब भी आप फ्यूआ यूज़ करते हैं। Zum Beispiel, ich mache dieses Video für euch. मैं तुम सब के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा हम फ्यूआ को टाइम का बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि Er geht am Freitag für 2 Wochen in Urlaub. वो जुम्मे को 2 हफ्तों के लिए छुट्टियों पर जा रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि जो केसेस के हिसाब से प्रपोजिशनन यूज़ होते हैं उनके बाद वही केस यूज़ होता है जिससे वो बिलोंग करते हैं। तो हमने देखना है कि उसके बाद जो भी हम नाउन्स या प्रोनाउंस यूज़ करेंगे उनको उनके केस के हिसाब से फॉलो करें।
सेकंड प्रपोजिशन है गेगन। गेगन के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से फर्स्ट जो मैंने लिया है वो टाइम के रेफरेंस से लिया है, जिसका मतलब होता है अराउंड। तो एग्जाम्पल है इश फ्रühstücke gegen 8 Uhr। मैं 8 बजे के करीब नाश्ता करती हूँ। एक और मीनिंग गेगन का है लोकल, किसी चीज़ की बात करने के लिए किसी एरिया या रीजन में, जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा अगेंस्ट। Mein Auto fuhr gegen eine Mauer. My car drove against a wall. तो यहाँ पर देखें डी मावा होता है, तो इसलिए गेगन के बाद एक आकुजाटिव केस को ही उसने फॉलो किया है, इसलिए आईने मावा आया है। रीजंस बताने के लिए भी हम गेगन यूज कर सकते हैं, उसमें भी उसका मतलब अगेंस्ट होगा, जैसे कि er nimmt Medikamente gegen Depression ein। ein nehmen होता है टू टेक इन, तो he takes medicines against depression। टूर्स जो प्रपोजिशन है ये भी हमें लोकेशन के बारे में बताता है और इसका मतलब होता है थ्रू। Er geht durch den Park spazieren। वो जा रहा है थ्रू द पार्क वॉक करने। टूर्स को हम पॉसिबिलिटी के रेफरेंस से भी यूज कर सकते हैं कि कोई चीज किस तरह से मुमकिन हो सकती है, तो उसको हम डूश के साथ मेंशन कर सकते हैं और यहाँ भी इसका मतलब थ्रू ही रहेगा, जैसे कि die Deutschkenntnisse verbessern sich durch hartes Training। जर्मन की जो नॉलेज है वो बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है थ्रू टफ ट्रेनिंग। जर्मन लैंग्वेज में हमने जब भी एग्जैक्ट टाइम की बात करनी है तो उसके लिए हम preposition यूज करते हैं। Zum Beispiel meine heutige Vorlesung beginnt 3 Uhr। मेरा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 3 बजे। का एक और मीनिंग भी है जो कि लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं हम, जिसका मतलब होता है अराउंड। Der Dönerladen findest du die Ecke, अराउंड द कॉर्नर। तो यहाँ पर इसका मतलब एट है और यहाँ पर अराउंड। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि डिफरेंट प्रेपोजिशंस के बहुत से मीनिंग्स होते हैं और जब हम उनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे उनको उनके अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा। लास्ट हमारा आकुजाटिव केस का प्रेपोजिशन है ओने, जिसका मतलब होता है विदाउट, और ये हम रीजन बताने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि ohne Laptop ist mein Leben so langweilig। अब हम prepositionen mit dativ देख लेते हैं। सबसे पहला है mit, जिसको हम एक मीडियम को शो करने के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी चीज का मीन्स क्या है। Zum Beispiel ich gehe draußen manchmal mit dem Fahrrad। मैं बाहर जाता हूँ कभी कभी बाइसिकल के साथ। अब ये देखें सेंटेंस में किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बना है। इसको हम जर्मन लैंग्वेज में चेंज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि manchmal gehe ich draußen mit dem Fahrrad। तो जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बताऊं कि किस तरह वर्ड्स को चेंज करके उनकी पोजीशन को बदल कर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है जी बाय। बाय के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से फर्स्ट है हम किसी एरिया को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किसके यहाँ कोई चीज़ हो रही है या कोई लोग अगर इनवाइटेड हैं या कुछ भी। Zum Beispiel Alex ist schon 22, wohnt aber immer noch bei seinen Eltern। कि एलेक्स ऑलरेडी 22 साल का हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रहा है। तो इस बाय का मतलब है एट। बाय को हम टाइम मेंशन करने के लिए भी यूज करते हैं। Zum Beispiel er trinkt Milch beim Frühstück। He drinks milk at breakfast। Wann trinkt er Milch? Beim Frühstück। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बाय है यहाँ पर बाइम कैसे बन गया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, बाय और डेम को कंबाइन करके बनाई गई है। वैसे तो 10 फ्रühstück होता है लेकिन डेम फ्rühstück हो जाता है दाटिव केस में, इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके हम बाइम भी कहते हैं।
बाय को हम कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर एक चीज हुई तो दूसरी चीज होगी. Zum Beispiel, bei schönem Wetter gehe ich sicher spazieren. मौसम अच्छा हुआ तो मैं डेफिनेटली वॉक पर जा रही हूँ. A1 में इनिशियल ही क्लास के दिनों में हमने aus याद कर लिया था. आपको याद होगा ना? Woher kommen Sie? Ich komme aus Indien, ich komme aus Pakistan und so weiter. तो aus का मतलब होता है from और ये भी अपने बाद हमेशा dative केस फॉलो करता है. अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान और इंडियन अपने साथ आर्टिकल्स नहीं कैरी करते, लेकिन अगर हमने टर्काई या कुछ और कंट्रीज का मेंशन करना है तो तब आर्टिकल्स यूज होते हैं. Zum Beispiel, meine Nachbarin kommt aus der Türkei. aus के बहुत से मीनिंग्स में से एक मीनिंग है मेड ऑफ. तो ये हमें किसी चीज़ की मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. जैसे कि ich mag die Töpfe aus Metall. मुझे पॉट्स जो कि मेटल के बने हुए हों अच्छे लगते हैं. फोन का मतलब होता है फ्रॉम. इसको हम लोकेशन बताने के लिए मेंशन करते हैं, जैसे कि sie ist gerade von der Uni zurückgekommen. फोन को हम पोजेशन शो करने के लिए भी यूज करते हैं. इस सिचुएशन में इसका मतलब हो जाएगा ऑफ. Lena trägt den Schal von ihrer Mutter. साइट को हम टाइम मेंशन करने के लिए यूज करते हैं और इसका मतलब सिंस होता है. जैसे कि Ich wohne in Deutschland seit 5 Jahren. अच्छा, सिंगुलर में होता है das Jahr और प्लूरल में होता है die Jahre. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये n यहाँ पर क्या कर रहा है? जब हम नाख को लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं तो उसका मतलब टू होता है. जैसे कि Heute Abend muss ich nach London. Today evening I have to go to London. नाह को हम टाइम मेंशन करने के लिए भी यूज करते हैं और तब इसका मीनिंग हो जाता है आफ्टर. Nach dem Einkaufen gehe ich ins Kino. नाह को हम एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन में भी यूज करते हैं जो कि होता है meiner Meinung nach, जिसका मतलब है in my opinion. Meiner Meinung nach ist Deutsch eine schöne Sprache. लास्ट प्रपोजिशन जो कि दाटिव केस फॉलो करता है वो है su. Wenn ich zu Hause nicht lernen kann, gehe ich zur Bibliothek. Zu Hause घर पर, zur Bibliothek to the library. और ये देखें su और der को कंबाइन करके बनाया गया है सुआ. इसी तरह su और dem करके क्या बनता है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? सू को हम पर्पस बताने के लिए भी मेंशन करते हैं. Zum Wandern, for hiking, sollte man bequeme Schuhe tragen. हमारी लास्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस हैं वो जो कि अपने बाद गेनेटिव केस को फॉलो करते हैं. वेगन को हम कॉज और रीजन बताने के लिए यूज करते हैं और इसको इंग्लिश में हम ड्यू टू, बिकॉज ऑफ कहते हैं. Wegen seiner finanziellen Situation hat Tim nicht weiter studiert. Due to his financial situation, Tim didn't study further. Während को हम टाइम मेंशन करने के लिए यूज करते हैं और इसका मतलब ड्यूरिंग होता है. Während der Sommerferien waren die Kinder in der Stadt. गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे सिटी में थे. aufgrund को हम कॉज या रीज़न बताने के लिए यूज़ करते हैं और वेगन की तरह इसका मतलब भी बिकॉज ऑफ या ड्यू टू है. एग्जाम्पल है aufgrund ihrer Therapie ist Maria 2 Wochen lang krank geschrieben. यहाँ आप नोट करें कि आप गेनेटिव प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन यूज़ करेंगे इस सारे पार्ट को स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और पहले नॉमिनेटिव वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ये सेंटेंस इस तरह भी बिल्कुल ठीक होगा. Maria ist aufgrund ihrer Therapie 2 Wochen lang krank geschrieben. और ये जो आप नोट कर रहे होंगे कि Grund एक नाउन भी होता है जिसका मतलब रीज़न होता है.
दो और prepositions हैं außerhalb और innerhalb। ये दोनों एक दूसरे के opposites हैं जिनका मतलब है outside और inside। इनको हम लोकेशन बताने के लिए और टाइम बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब लोकेशन की बात होगी तो किसी एरिया की बात हो रही होगी, और अगर टाइम की बात होगी तो इस तरह की एग्जाम्पल सूटेबल होगी। Ich überlege, wie ich mit meinem Dozenten außerhalb der Sprechstunde diskutieren kann। außerhalb, outside the speaking time ना, या speaking hour। स्टार्ट को हम मेंशन करते हैं ऑल्टरनेट बताने के लिए, और इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। Statt eines Spaziergangs machte ich eine Motorradtour। अब ये देखिए यहाँ पर जो एस यूज़ हुआ है ये वही है जो गेनेटिव केस में मस्कुलिन या न्यूटर नाउन्स में हम यूज़ करते हैं। अगर आपको इसका नहीं पता तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसमें आप इस रूल को समझ सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है जी, वॉक करने के बजाय मैंने किया था एक मोटरसाइकिल टूर। लास्ट हमारा गेनेटिव प्रेपोजिशन है ट्रॉट्स्ट, जिसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ। एग्जाम्पल है Maria geht trotz des heftigen Schneesturms zur Arbeit। अगेन वही आपने नोट किया होगा कि एस ऐड हुआ है, तो बहुत हैवी स्नो स्टॉर्म के बावजूद मारिया काम पर चली गई है। Trotz in spite of। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि prepositions काफ़ी इजी हैं verbs और nouns के कंपैरिजन में। वो किस तरह? एक तो ये कि बहुत ही कम होते हैं, और दूसरा ये कि जल्दी याद हो जाते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में आपको डिफरेंट prepositions दिखाए गए थे, उनके मल्टीपल यूजेस बताए गए थे। जब भी आपको ये भूल जाएं तो इस वीडियो को फिर से आप चेक कर सकते हैं। इन सभी prepositions को आपने एक बार समझ लेना है और हमेशा के लिए अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाकर यूज़ करते रहना है। और जहाँ तक बात रही वेक्सल prepositionen की, तो मैं इन पर भी जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही हेल्प करते हैं मेरे चैनल को खुद ब खुद दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।